हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हो सब लोग। मैं वापस आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। और आप तो मुझे अच्छे से जानते होंगे, मैं सर्वेश आपका मैथमेटिक्स मेंटर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज की जो क्लास होने वाली है ना बच्चों, आज की क्लास होने वाली है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। बहुत तगड़ी टॉपिक है, बहुत नंबर गेनिंग टॉपिक है। एग्जाम में फिक्स्ड मार्क्स आते हैं इससे। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो आज की क्लास में इसको पूरा सीख के जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, आप पढ़ते होंगे, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। ये बेटा स्किन डिजीज की तरह ये टॉपिक है। ये ऐसी टॉपिक है ना, जैसे होता है ना हम लोग को स्किन डिजीज, लगाते हैं सही होता है फिर से हो जाता है, तो वो उसी टाइप से है। आपने इसको कितनी बार पढ़ा होगा, कई सारे टीचर्स से पढ़ा होगा इरेशनैलिटी प्रूफ करना। लेकिन क्या होता है, आप कुछ दिन तक प्रूफ कर पाते हैं और इसके बाद एक समय ऐसा आता है अब फिर से देखना पड़ जाता है किसी का वीडियो। तो आज मैं उसी दावे के साथ आपके साथ हूं। आप अपने सर्वेश सर से सीखो ये प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी कैसे करते हैं। मैं दावा करता हूं ना, अब तुमको भूलने के लिए फिर सोचना होगा। अब से जो आज सीखोगे ना, यहाँ से इरेशनैलिटी का कोई भी सवाल पूछ दे एग्जामिनर, बोर्ड में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। चाहे वो छोटा आ जाए इरेशनल प्रूफ करने के लिए, चाहे वो बड़ा नंबर आ जाए, एक नंबर फिक्स है। एक नंबर नहीं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिक्स है। तो अगर क्वेश्चन फिक्स है, मैं इतने दावे कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब इससे बचना तो है नहीं, आपको तो करना पड़ेगा। और करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए आज की क्लास में इरेशनैलिटी को ऐसे सीखेंगे कि भूलने की कभी नौबत नहीं आएगी। कैसे सीखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले पिछली क्लास को याद करो, जहां पे मैंने पिछली क्लास छोड़ा था। कहां पे छोड़ा था? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मैंने डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। रेशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, सबको याद होगा। चलो बता दो तुरंत, क्या बताया था मैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को लिखा जाता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें शर्तें क्या होती हैं? शर्त ये होता है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? इसके पीछे रीजन तो जानते हो ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए Q कभी 0 होगा ही नहीं। और इसमें एक एडिशनल बातें मैंने बताई थी, जो कि हमको जब इरेशनैलिटी हम जब प्रूफ करेंगे ना, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या बताया था? P और Q के बारे में मैं एक एक्स्ट्रा चीज क्या बताया था, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। और ये कंसेप्ट है बेटा, जब ये पता नहीं रहेगा ना, तो आपको ऐसे ही दिक्कत आएगी। आप इरेशनैलिटी जब भी प्रूफ करेंगे, आपको ये कंसेप्ट याद रखना होगा, जो कि क्या है? P एंड Q मस्ट नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको रेशनल बोलेंगे। P बाई क्यू के फॉर्म में लिख देने से सिर्फ रेशनल नहीं हो जाता, P बाई क्यू के फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझ आया इतनी बात? तो इतनी बात को जब हम समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? इरेशनैलिटी है। तो ठीक है, सबसे पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल रख दिया कि प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बड़ी बेसिक सा कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट के आधार पे ये पूरा इरेशनैलिटी प्रूफ होगा। ठीक है ना? तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? तो देखो बेटा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनको प्रूफ करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड अपनाना होता है। कौन सा मेथड? कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, कह सकते हो अपोजिट कह सकते हो। तो अगर हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसके अपोजिट हम क्या मानेंगे बताओ? इसके अपोजिट हम ये मान के प्रूफ करेंगे कि √3 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे? √3 इज रेशनल नंबर। इसको लेट कर लेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई? कोई भी इरेशनैलिटी प्रूफ करने को दे दे, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
पहला स्टेप होना चाहिए कि आप उसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करोगे, और कंट्राडिक्शन में अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर दिया हो उसको क्या बोलेंगे, वो रैशनल नंबर है। अगर बेटा ये रैशनल नंबर है तो दुनिया जहान सब जानता है कि फिर तो इसको सर p/q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। और p/q के अलावा जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसको भी ध्यान रखना है, p and q must not have any common factor। ठीक है ना, ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो ठीक है, p/q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, फिर अगला स्टेप हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड बहुत इजी है यार, बस इसको समझना है, कंसेप्ट समझना है। जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा p²/q²। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, और इधर हो जाएगा p²/q²। अच्छा, इतनी बातें आ गई तो आपको एक थ्योरम भी बता देते हैं, लगे हाथ। उस थ्योरम के माध्यम से इरेशनैलिटी प्रूफ करना बिल्कुल आसान हो जाता है। क्या क्या थ्योरम है वो? थ्योरम ये है कि कहता है कि अगर कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है a, if a डिवाइड्स क्या p², देन a also डिवाइड्स p। यही थ्योरम है। इस थ्योरम को आपको याद भी रखना है। अगर कोई नंबर a है, कोई इंटीजर a है जो p² को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 100% सही है कि वो नंबर a p को भी डिवाइड करेगा। अब नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, देखो कैसे। अगर मान लो a बराबर मैंने 2 दे दिया, p बराबर मैंने 4 दे दिया, ठीक है। अगर 4 का स्क्वायर a से डिवाइड हो रहा है तो कितना आएगा? बोलोगे सर 8 आ जाएगा। 4 4 जा 16/2, 8 आ जाएगा। तो क्या 4 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा, दूसरा नंबर आएगा, डिवाइड तो हो जाएगा ना। कहने का मतलब अगर कोई संख्या से किसी संख्या का स्क्वायर डिवाइड होता है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी, क्योंकि इसी का तो मल्टीपल है ना ये भी, तो डिवाइड तो बनता है दोनों का। तो यही एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और इसी कंसेप्ट का आगे हम अभी यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब देखना है आगे मैं इसको कैसे लेके चलता हूं, क्या करना है इसमें। अब यहां से आपको क्या दिखने में आ रहा है, अगर मैं q² को इधर कर दूं तो ये क्या दिखेगा p²/3। आपको यहां से क्या दिखा, p²/3। तो यही वाला थ्योरम मैं यहां लिख रहा हूं। अब क्या लिख रहा हूं, इफ 3 डिवाइड्स किसको, p², देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स किसको, p को। अगर 3 p² को डिवाइड कर सकता है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करेगा। तो इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, अगर 3 p को डिवाइड कर रहा है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, p/3 कर सकते हैं। और p/3 जब करेंगे तो हम मान लेते हैं कोई इंटीजर आ रहा है, कितना, m, लेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जब p को 3 से डिवाइड किया जाता है तो इंटीजर क्या आ रहा है, m आ रहा है। तो जब m आ रहा है तो यहां से एक चीज देखने को हमें मिल रही है, सर तब तो हम p = 3m भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको जो अपना मेन इक्वेशन है इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये क्या आ गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसको इरेज कर देना, आप लोग नोट कर चुके होंगे मुझे उम्मीद है। मैं इसको इरेज करता हूं और आगे इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। p बराबर 3m आ गया। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, अब यहां जो है p का जो मान आया है ना 3m, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन क्या 1, क्या इक्वेशन नंबर इसमें रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में रखना है, ये इक्वेशन को 2 मान लो और इसको क्या मान लो, 3 मान लो, ठीक है। इक्वेशन 2 में जब इसको पुट करेंगे p का वैल्यू तो ये क्या है, q² = p², p²
3 है, तो P की जगह क्या हम 3m नहीं लिख सकते क्या, जो अभी अभी मेरा आया ना 3m, तो 3m का स्क्वायर कर सकते हैं अपॉन में 3, और इधर क्यू स्क्वायर जस का तस रहेगा। फिर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर अपॉन में 3, फिर 3 से 3 को हम कट कर देंगे, तो यहां से एक चीज देखने को हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो m स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन में 3, ये चीज देखने को मिला, m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 3। तो यहां से एक चीज देखने को मिल रहा है कि सर फिर से हम थ्योरम के पास पहुंच गए, जो कि अगर देखो यहां लिख देते हैं इफ 3 डिवाइड्स किसको क्यू स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स किसको क्यू। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हमारा थ्योरम कहता है। तो अगर 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा तो फिर क्या होगा सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि तब हम क्या लिख देंगे q बाई 3, क्यू 3 को डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं इस बार क्या आ गया n आ गया, लेट कर लेते हैं n आ चुका है ना। तो अब इसके बाद यहां से एक चीज निकलने आ रही है, q की जो वैल्यू हो गई वो 3n हो गई, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, q इक्वल टू 3n आया, p इक्वल टू 3m आया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको करते हैं कि अपने ओरिजिनल वाले इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, देखो क्या आ रहा है। फर्स्ट क्या था √3 इक्वल टू हमने माना था p बाई क्यू, कहने का मतलब p का मान आया 3m और q का मान आया 3n, यही आया ना √3 इक्वल टू 3m अपॉन में 3n। अब यहां तो लोचा दिख रहा है, यही तो गड़बड़ है ना, यही तो गड़बड़ है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में हमने शुरू में ही बोला था कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर आ गया इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, वो क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। और यहाँ तो हमें दिख रहा है ना कि यहाँ 3 क्या है, दोनों जगह कॉमन फैक्टर आ गया, समझे। तो हम लिखेंगे हियर 3 as a common factor is present due to this contradiction, क्या इसी कारण से कंट्राडिक्शन अरोज होता है, ठीक है। 3 जो है हमारा कॉमन फैक्टर मिल गया, तो मैंने लिख दिया कि भैया 3 कॉमन फैक्टर आ गया ना, इसलिए ड्यू टू दिस कंट्राडिक्शन एरोज, इसीलिए कंट्राडिक्शन एरोज हुआ है। कंट्राडिक्शन क्यों एरोज हुआ है, अरे हमने ये माना था ना कि √3 रेशनल है, और हमारे मानने के मुताबिक ये चीजें कंट्राडिक्ट कर गई, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया कि देखो यहाँ भी कॉमन फैक्टर 3, यहाँ भी कॉमन फैक्टर 3, तब हम क्या बोल देंगे क्वेश्चन से, तब बोल देंगे सॉरी हमने जो माना था वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। तो गलत हो गया तो हम लिख सकते हैं ना हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ आई, बातें समझ आई। बहुत लेंदी लगा, लेंदी कुछ नहीं, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या करना है, पहले स्टेप में आपको कंट्राडिक्शन मान लेना है कि √3 रेशनल नंबर है। इसके बाद अगर रेशनल होगा तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक बार क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा। जब ये आएगा तो हम अपना थ्योरम लगा देंगे, भैया जब p स्क्वायर 3 से डिवाइड्स होता है तो p भी होगा 3 से डिवाइड्स, तो डिवाइड्स किए तो मान लिए कि m आया तो यहाँ से p का मान आ गया। जब p का मान आ गया उसको हम लोग पुट कर दिए, तो यहाँ फिर क्या हो गया, क्यू इक्वेशन में पुट किए तो यहाँ से क्या आया, m स्क्वायर का मान आ गया क्यू स्क्वायर बाई 3। अब क्या किए, फर्दर हम वही थ्योरम लगाएं कि क्यू स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो क्यू भी डिवाइड होगा 3 से। तो फिर जब क्यू को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, एक इंटीजर n आ गया मान लिए। अब उसको भी सॉल्व किया तो q का भी वैल्यू आ गया, मतलब p और q का मान हमने निकाल लिया। और p और q का मान निकाल के जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा ना, तो हमें ये देखने को मिल गया कि नहीं
यही तो गड़बड़ है। यहाँ कॉमन फैक्टर दिख गया, जिसके कारण हम इजिली कह सकते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने माना था, वो सरासर गलत है। इसलिए ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो देखो फिर से, जैसा कि √3 को हम लोगों ने इरेशनल प्रूफ कर दिया, तो अब इसको मैं यहीं खत्म नहीं करता हूँ। ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग यहीं से सारे चीज लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, कुछ और टाइप्स के भी आते हैं। तो पता है बच्चे क्या कहेंगे, अरे सर आए और आसान वाला करा के चले गए, बाकी हम लोगों से बनता नहीं है। तो ऐसा घबराना नहीं है, मैं आया हूं ना, सब कुछ सिखा दूंगा यार, सब कुछ सिखा दूंगा। मैथ्स में एकदम कोहिनूर बन जाओगे तुम लोग, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक से हट के बता रहा हूँ, कोहिनूर बन जाओगे एकदम। अब देखो जैसे यही है, तो ये गलती है ना तुम लोग की, जब तुम लोग बड़ा क्वेश्चन देखते हो ना मैथ्स में तो डर जाते हो। अरे जब √3 का इतना बड़ा हुआ, एक बोर्ड भर गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो और भी ज्यादा होगा। अरे ऐसा नहीं है मेरे लल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स में जितना बड़ा सवाल उसका उतना ही छोटा सोल्यूशन। हाँ ऐसा ही है, जितना बड़ा सवाल उतना ही छोटा सोल्यूशन। देखो ये देखने में बड़ा लग रहा है ना, ये देखने में बड़ा लग रहा है, इसका सोल्यूशन और भी छोटा होगा। करके दिखाएं, आ जाओ मेरे साथ। देखो तरीका वही है, प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो भैया जब हम बता चुके हैं कि इरेशनल कुछ भी प्रूफ करना हो, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कंट्राडिक्शन से उसको उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, तो लिखेंगे लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कंट्राडिक्शन मान लेंगे। हमने क्या माना कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो फिर वही तरीका, फिर ये तो p/q के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आगे अपना कंसेप्ट छोड़ना नहीं है, उस कंसेप्ट को याद रखना है। बार बार लिखोगे ना, उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और भूलोगे नहीं। कैसे लिखोगे, p and q must not have any common क्या फैक्टर। ये चीज लिख दिए। अब इसको p/q के फॉर्म में तो हमने लिख दिया, थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेके चले जाएं क्या, 2 √5 लिखे हैं तो p/q -3 हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, आगे एक काम करते हैं, 2 को भी उधर लेके चले जाते हैं, इधर बच जाएगा √5। ठीक है, तो p/q -3 और ये 2 क्या हो जाएगा, सबके अपॉन में आ जाएगा। ये मैंने कुछ नहीं किया, बस इस नंबर्स को उधर ले गया हूं। इक्वल के उधर ले जाने पे जो चेंजेस आते हैं वही चेंजेस आपको दिख रहे हैं। अच्छा यहां से एक चीज समझनी है, यहां से क्यों क्वेश्चन को लंबा करें, क्वेश्चन को लंबा क्यों करें। यहां से एक चीज हम समझते हैं, कंसेप्ट डेवलप करते हैं अपने अंदर, और उसी कंसेप्ट से इसको हम कह सकते हैं ना आसानी से कि ये इरेशनल है या रेशनल है। कैसे, कंसेप्ट क्या कहता है, देखो। अच्छा इतनी बात बताओ, अगर कोई रेशनल नंबर है और उसमें हम दूसरा रेशनल नंबर जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, तो आएगा क्या, रेशनल ही आएगा। अगर कोई रेशनल नंबर है उसमें हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अरे फिर भी वही आएगा, रेशनल ही आएगा। अगर कोई रेशनल नंबर है उसमें हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी वही आएगा, रेशनल ही आएगा। अगर कोई रेशनल नंबर है और डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से तो भी क्या आना है, तो भी रेशनल ही आना है। जब ये चीजें हमको पता है तो फिर हमको उतना लंबा क्यों लेके जाना है क्वेश्चन, इसको यहीं दबोच देते हैं। क्या करेंगे, इसको यहीं दबोच देंगे। कैसे, देखो ये √5 तो √5 इसको रहने दो, √5 तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये तो इरेशनल है। ये क्या है, ये तो इरेशनल है, हम जानते हैं। ठीक है, जब हम इसको इरेशनल जानते हैं और इधर देखो p/q के फॉर्म में अगर कुछ भी लिखा रहे तो वो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में वो रेशनल नंबर होगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको हम इस पेन से डिनोट करते हैं। अगर ये p/q है, p/q के फॉर्म में कुछ भी लिखा रहता है तो अपने आप में रेशनल होता है। अब ये 3 है, 3 भी क्या है, 3/1 नहीं लिख सकते क्या हम लोग, 3/1 लिख सकते हैं तो लिख दो। बोलोगे सर ये भी तो रेशनल हो गया, तो अब बताओ ये रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल में से रेशनल घटेगा तो क्या आएगा, बोलोगे सर ये तो रेशनल आ गया ऊपर वाला।
रेशनल में से रेशनल घटा दिए तो क्या आया, ऊपर वाला तो रेशनल आ गया। अब नीचे अपॉन 2 है, अरे तो 2 भी तो हमारा रेशनल नंबर है ना, 2 को भी 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दी, ये भी रेशनल। अब देखो रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो क्या आया, मैंने अभी बताया ना यहाँ पे, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो भी रेशनल ही आएगा। तो ये बताओ इस साइड का आरएचएस साइड का जब मैंने सॉल्व कर दिया पूरा तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है रेशनल नंबर। अब ये चीज समझने वाली बात है कि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है और इधर लिखा है इरेशनल, इधर लिखा है रेशनल। ये पॉसिबल है क्या, जीते जी कभी पॉसिबल है कि एक इरेशनल होगा और रेशनल कभी बराबर हो सकते हैं क्या? तो गलत है ना। गलत क्यों है भैया, मैंने गलत माना था यार, मैंने गलत माना था, 3 + 2√5 को मैंने रेशनल माना था। इसी का नतीजा ये है कि यहाँ इरेशनल और रेशनल इक्वल टू के फॉर्म में आ रहा है। तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि हमने गलत माना था और इसी गलत मानने की वजह से हमारा जो आया रिजल्ट वो क्या आया, कंट्राडिक्ट कर गया, हम ही को कंट्राडिक्ट कर गया। हम रेशनल माने, हम ही को कंट्राडिक्ट कर गया, इसका मतलब ये चीज क्या है, इरेशनल है। बस बात खत्म। अब 2-4 लाइन जो लास्ट में लिखा जाता है ना, अरे थोड़े से दिखाने के लिए लिख दो तुम भी। हियर लिखोगे इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल। लिखोगे दिस contradiction arose due to our wrong assumption। ठीक है, तो हेंस अब हम कह सकते हैं ना, अरे ये लिखना पड़ता है, सीबीएसई बोर्ड्स का रूल है, ठीक है ना। ये 2-4 लाइन लिखोगे ना तो उसको लगेगा कि अरे वाह बच्चा पढ़ा लिखा है, इसको आता है लिखने, ठीक है। तो इसमें क्या, जब हम लोग पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं तो लिख नहीं सकते क्या 2 लाइन, अपनी ही बातों को तो लिखना है, इसमें लिख दो। हेंस 3 + 2√5 क्या हो गया, इज एन इरेशनल नंबर। अब बताओ मजा आया, हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन को करा दिए। अब क्या करना है, आगे आप लोग को इस पे क्वेश्चन लगाने हैं, ढेर सारे क्वेश्चन लगा जाना, सारे क्वेश्चन लगा जाना। अगर इससे भी डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है ना, आप क्या करना, ट्राई करना। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं फिर भी हाजिर हूं, आप कमेंट सेक्शन मेरा खोलना, कमेंट सेक्शन में पूछना सर ये सवाल हमसे नहीं बना, हम उसको भी बताएंगे, हम उसको भी, उसके लिए मुझे अगला लेक्चर क्यों ना लेना पड़े, अगली वीडियो क्यों ना बनाने पड़े, इवन अगर कुछ नहीं तो मैं शॉर्ट्स के रूप में उस क्वेश्चन को जरूर आपके पास पहुंचा दूंगा, उसको उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जान गए तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या होना चाहिए, होमवर्क जैसे है आप √2 को इरेशनल प्रूफ करना, √5 को करना, √7 को करना, √11 को करना, और अपने एनसीईआरटी बुक जो है ना, एनसीईआरटी बुक का सारा ही क्वेश्चन लगा जाना। मेरे ख्याल से मेरे सिखाए गए कंसेप्ट के अनुसार अगर आपका कंसेप्ट के कमांड बन चुका है तो फिर किसी भी नंबर को अगर इरेशनल प्रूफ करने के लिए दे देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा होमवर्क है। अगर आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आपको सब लगा जाना है, समझे ना। देखो तो इतना बड़ा था सोल्यूशन, कितना छोटा हुआ, और इससे पहले वाले का सोल्यूशन थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि वहां मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट के साथ आपको चीजें धीरे धीरे मैंने प्रॉपर वे में समझाया था। तो ये हुआ हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हो गई हैं, इतनी आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देखना है, पॉज कर करके कॉपी पेन लेके बैठना है, देखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हैं, आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम जो बात करते हैं, देखो एक चीज मैं अपने फायदे की भी थोड़ी बात कर लूं। मेरे फायदे की बात यह है, जाते जाते लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पढ़ाए गए तरीके, हमारे पढ़ाए गए कंसेप्ट आपके दिलों तक पहुंचती है तो बेटा आप हमको प्यार देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे और भी सोर्सेस हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो मेन सोर्सेस है वो एडुमास्टरी M करके है, आपको पता होगा, नहीं तो मैं अपने लिंक में दे दूंगा। मेरा खुद का चैनल सर्वेश मैथ क्रांति, आपको अच्छे से पता है। द बेस साइंस है,
वो भी हमारा एक सोर्सेस है, आप वहां से भी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो ये हुई काम की बातें। तो जाते जाते कुछ और मैं चंद लाइनें आपसे कह देता हूं कि देखो मैथ्स है ना, घबराना नहीं है बेटा, घबराओगे तो फिर हाथ चुप कर जाओगे। साल भर हौसला तुम्हें भी बनाना है, मेरे को भी बना के रखना है। साल भर मेहनत करो, हार्ड लेबर करना है, हार्ड लेबर का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जो आपको बता दूं कि आओ मेरे पास दवा है, मैं आपको पिला देता हूं, आप मैथ सीख जाओगे। इसका कोई विकल्प नहीं होता। और एज अ टीचर का रोल क्या होता है, मैं इतना बता दूं, कह सकता हूं कि टीचर कैन ओपन द डोर ओनली, यू मस्ट एंटर इट बाय योर सेल्फ। आपको खुद एंटर करना, मैं दरवाजा खोल सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपके लिए जी जान से हाजिर रहता हूं, हमेशा रहूंगा। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।